नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं धीरेन्द्र पंडित जी। धीरेन्द्र पंडित जी का स्वागत कर रहा हूँ मैं और उनसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि साहब कि हमारे केजरीवाल जी जो हैं वो किसको ठोकना चाहते हैं? और यदि उनका ठोकने का इरादा भी है तो कैसे ठोकेंगे? क्या इनके ये डिप्पे-फिक्के जो हैं वो इस लायक हैं या उनके कंट्रोल में भी हैं? मुझे केजरीवाल का इरादा समझ में नहीं आ रहा। आपकी समझ में आ रहा है क्या? दरअसल अभी तो केजरीवाल को खुद नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसने जो कहा, क्योंकि अभी तक उसको ये माना जाता था कि वो बहुत ही ज्यादा, हम लोग ये नहीं मानते थे, बहुत शातिर है, बहुत ये है। मैंने चूंकि रिपोर्टिंग काल में तो वो यहीं बैठा रहता था, जहां वो गाजियाबाद का उसका नया ऑफिस था, तो सारे पत्रकारों से, हम लोगों से ऐसे खुश होकर मिलता था जैसे वो। तो वो क्या करता था, एक ही ट्वीट को कम से कम 22 बार मिटाता और उसको फिर दोबारा लिखता, फिर दोबारा करता, ये सब किया करता। तो तभी से लगता था कि ये बहुत ही शातिर है। लेकिन अब जिस तरह से लग रहा, मुझे लग रहा कि उसकी शातिरपना भी दूर हो गया उसका, क्योंकि जिस तरह का भाषा, अच्छा वैसे भी मैं भारतीय राजनीति में जिस आदमी ने भाषा के पतन की शुरुआत की, मतलब उनको छोड़ दीजिए सर, जो गाली गलौज करके आए हुए पतन, वो है जिसने राजनीति को विविध तौर पर, वो सबसे पहला केजरीवाल है, जिसने शीला दीक्षित जैसी वरिष्ठ, देखिए आप मुख्यमंत्री थी और बड़ा शालीन व्यवहार रहा, मतलब आप बड़ा चाहे कुछ, शालीन व्यवहार था। मैं तो बहुत उनसे शालीन, पर्सनली जानता हूँ उनको, उनके घर भी गया हुआ हूँ। हाँ, बहुत ही शालीन व्यवहार था। बहुत शालीन। क्योंकि हम लोग पत्रकारिता में तो तब भी ऐसे खबरें कर दी कि भाई उन्होंने उसी रात, मेरी एक खबर पे तो 42 लोगों को टर्मिनेट ही कर दिया था। 42 लोग एक रात में टर्मिनेट होना कोई, और जिसमें 10 तो पीसीएस लेवल के अधिकारी थे, सब लोगों को किया, और उसके बाद 82 लोगों को मैंने किया था। तो कभी कोई कटुता नहीं दिखी इंटरव्यू में भी, कुछ नहीं, आराम से उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जिन्होंने किया हमने सजा दे दी, हम लोग करेंगे। तो ये मतलब, और उनको इसने कहा ये शीला ऐसे बोलती है, शीला झूठी है, इस तरह के, याद होगा आपको, इस तरह के शब्दों के साथ इसने पहली बार राजनीति में तू तड़ाक को सार्वजनिक तौर पे प्रतिष्ठापित किया। क्योंकि इसके पास जो भीड़ थी उसमें एक टेप उठाने वाला था जो अपने आप को पत्रकार और सब कहने लगा, फिर बाद में डिग्री उसकी नहीं पता चली, वो है मनीष सिसोदिया। फिर एक याद होगा आपको, हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर था जो अब कालनेमी बना, फिर उसके बाद आजकल वो राम सुनाता घूम रहा है, सबको राम सुना रहा है, जनता बड़ी खुशी से सुनती है। क्योंकि ये लोग इसलिए मूर्ख बनाते हैं आपको, क्योंकि आप बनते हैं। दरअसल ये कहा जाता है, मूर्खों के गांव में ठग कभी भूखे नहीं मरते, ये कहावत है सर। तो ये भूखे इसलिए नहीं मरते, वो अचानक, वो इतने दिन तक उसने मोदी को गाली दी, तमाम को गाली दी, उसके मोदी के समर्थक उस बेचारे पे दाना पानी लेके चढ़े हुए रहते थे, बेचारे समर्थक। उसके बाद मोदी जी आराम से उसके घर पहुंच के नमस्कार करने चले गए, सब लोग अपना आराम से शांति के साथ हो, क्योंकि वो अब रामायण सुनाने लगा और वो हर चीज का पैसा लेता है। वो पहले भी उसके बारे में बहुत सारी कहानियां तो यहाँ सुनाई भी नहीं जा सकती दर्शकों को। तो ये सब लोगों की एक तो भीड़ वो सब लेके आए। हम भुक्तभोगी हैं। हाँ, तो वो हमसे भी इस मांगा, तरह की, हमने भी बुलाया था तो हमसे ये मांगा गया था तो हमने राम नहीं राम तो कर मांगा दिया। जाने से भी आगे का, मैं बहुत सारी चीजें, चूंकि सर हम लोग तो इसी इलाके के है ना, वहीं का वो है, तो ऐसा है नहीं कि दोनों जितना वो जानता होगा उतना हम उसको जानते होंगे ना। तो दो बहुत सारी कहानियां हैं, मैं इसलिए बता रहा, मुझे किसी से वो नहीं, क्योंकि मेरा क्या लेना देना है, मैं तो ना तो पॉलिटिकल लाइन में हूँ ना आशुतोष हूँ। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक और बड़ा काम किया, ऐसी अराजक भीड़ इकट्ठी की और अराजकता को कैसे वेपनाइज किया जा सकता है, वो इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, और उसमें हो गया, क्योंकि भीड़ तो थी सर, भीड़ इकट्ठी होगी, उसको लगा बहुत बढ़िया बदलाव का समय आ गया, उन्होंने बदल दिया बेचारों ने। उसके बाद उनको इतना समझ में आते आते इतने साल लग गए कि उन्होंने दिल्ली से इसको बदला, और जैसे ये बदला गया तो ये समझ से इसके बाहर हो गया। दरअसल अब इसके पास कहने के लिए तो भगवंत मान मुख्यमंत्री इसकी पार्टी के हैं, लेकिन भगवंत मान भी एक लेवल के बाद तो सुनेगा नहीं, क्योंकि साइन तो सर भगवंत मान के ही होते हैं, और इसको बड़ी दिक्कत होती है इसके क्यों नहीं हो रहे। तो इसीलिए अलग तरीके से बैलेंस। अब एक इंटरव्यू में जब ये बोलता है कि सीजेपी, और कहा कि, ये भी कहा कि क्रॉड लैंग्वेज में कहूं तो मोदी को ठोकने आए थे, ये शब्द आप सोचिए, आप बोल रहे हो, आपको ये समझ में आना चाहिए आप किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, मोदी से आपका व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री पद होना तो एक बड़ी चीज है ना भाई। और उसके बाद आप जीत के, और आप लड़के हार चुके, मान लो कोई पत्रकार या आप कहें, मैं कहता हूं आप कहें कि वो है, क्यों, क्योंकि अभी तक आपको आजमाया नहीं गया राजनीतिक मैदान में, जिसमें मोदी की विशेषज्ञता है, उस मैदान में अभी आप उतरे नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि मैं ये कर दूंगा, तो हो सकता है हमको मानना पड़े। अरे यार, तुम तो पहले ही दिन, जिस दिन तुम्हारे पंख निकले थे, तुमने कहा था मैं सूरज को खा जाऊंगा, और तुम उतर के नहाने लगे बेनिया बाग। याद होगा आपको, मदन बुरी तरह हार के तुम आए हो,
और सबसे बढ़िया मीम चला था कि वो गाली तो नहीं मैं दूंगा, लेकिन कि वो जो एस करके गाली और फिर नीचे कहा था कि गंगा कह के नाले में कूदा दिया, नाले में कूद के वापस आए नहा के। ये जो है इस तरह के आदमी के मुंह से ये सुनना, उससे अगला तो और भी दिलचस्प है। उनको चलो मोदी जी को जो कहा, वो कह रहा है कि राहुल गांधी से, वो श्याम मीरा सिंह पूछ रहा है, जिसको अक्सर इस सवालों के लिए घेरा जाता है, वो खुद ही कह रहा मेरा कोई टिप्पणी नहीं उस पर, लेकिन वो कह रहा है कि राहुल गांधी कैसे है, तो कह रहा है कि मुझे शादी करनी क्या। मतलब आप सोच के देखिए आप क्या क्या रहे हो भाई आप, मतलब मैं तो आज के दिन का जो भी यार ये दोनों क्या मतलब ये पहले से ही तय करके बैठे थे क्या। वो कह रहा कि नहीं उन पे यकीन नहीं होना, नन बीजेपी नन कांग्रेस का एक थर्ड का समय आ गया है, जब एक तीसरा विकल्प तैयार करे जनता। और एक बात उसने ईमानदारी से मान ली कि अभी जनता में इनके पास कोई ऐसा है नहीं, विपक्ष के पास, जो मोदी जी को बदल सके। कह रहे लोग उब गए हैं, सब चीजें हो गई हैं, लेकिन अभी कोई चेहरा नहीं है। वो ये अपना मतलब बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि सच इसके मुंह से निकल आया कि कम से कम मैं चेहरा नहीं हूं, अभी कोई नया चेहरा आएगा। और जिस तरह से उसने कोशिश की थी, जैसा मैं आपके साथ हंस भी रहा था कि इतनी देर में हम लोग जितनी देर में उसका पेप्सी का या कोको कोला खोलते हैं उसका झाग बहता है निकलता है, उससे ज्यादा जल्दी ये दीपिका एंड कंपनी बह गई। अब आशुतोष रंका, सौरभ दास, वो विजय पटेल निकाल के एक एक चीज लाके रख दिया, ये उसको ब्लॉक करते घूम रहे। ये उसको मतलब जो अभिव्यक्ति की बात, गाली, माँ बहन की गाली को जो कूल होने का नतीजा बता रहे हैं, उनकी हैसियत इतनी नहीं कि साथ में टैग करके दिए गए उसके खुलासे पे कि $3,000 मिले कि $30,000 मिले, इससे मिले कि इससे मिले, ये ठाकुर परिवार कौन है, इन सवालों के जवाब में उसको ब्लॉक करते हुए घूम रहे। अरे तुम्हारे ब्लॉक करने से कुछ होता है क्या पागल, वो जनता के लिए है, जनता उसको आराम से देख रही। तो ये सारा खेल जो है एक्सपोज होता हुआ दिखा। और मैं लेकिन इसमें जो है वो बहुत बड़ा सा सरकार की जो है वो सरकार ने वायलेंस को रिवॉर्ड किया, ये कोई अच्छी बात नहीं की। नड्डा जी जो जिस तरह से मिल रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि मोदी जी से मिल रहे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी बड़ी ही रिवीलिंग थी। उसमें उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सर ये है कि मैं पुरानी चीज में मानता हूं कि अगर आपको शक्ति दी जाती है तो शक्ति के साथ ये भी दिया जाता है कि आपको समुचित, जिसको हम लोग जिसमें कहा गया है कि उसमें संयमित जो एक वो है कि आपको उसके प्रयोग में ये भी ध्यान रखना कि जो अपराधी है उसके साथ भी उचित व्यवहार हो, आपको माफ करने के लिए नहीं होते आप कि आप कह देंगे। ये आपकी लड़ाई नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लड़ाई नहीं थी, ये भी समझना चाहिए। वो प्रधानमंत्री की लड़ाई थी, प्रधानमंत्री की पोस्ट पर मां बहन की गालियां दी जा रही थी। अरे भाई अभी वो भूपेंद्र पटेल है ना वहां गुजरात में, उसको थोड़ी गाली दी है यहाँ। भाई प्रधानमंत्री जो पोस्ट में बैठा है आप उसको गाली दे रहे हो, तो आपको उनके खिलाफ एक्ट करना चाहिए था, एक्ट लेना चाहिए था। लेकिन ठीक है, पॉलिटिक्स में ये होते हैं, वो सब चीजों से मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं है। लेकिन मेरा है कि नीतिगत मामलों पे जरूर आपको कुछ फैसले ऐसे लेने चाहिए थे। कल तो हाईकोर्ट ने कहा ही है परसों कि भाई ये आप इसको रोकते क्यों नहीं, बंद क्यों नहीं करते हो इसको, जंतर मंतर। भाई संसद के दरवाजे पे खड़े हैं वो, और जिस तरह से उन्होंने कह दिया हम तो ये ठोकने आए थे, तो सीधे तौर पर बात है। और आपको मालूम ही है वो जो शामली का वो जो झिंझाना में मारा है 1 लाख का इनामी, वो तो यहाँ आके क्या कर रहा था भाई, वो जिसकी वजह से 346 हिंदू परिवार कैराना छोड़ के भागे थे, हत्यारा है वो। तो फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, वो अपना इस्तेमाल किया, अपना पकड़ा गया, उसका एसटीएफ को मिल गया, एसटीएफ ने कहा ठीक है चलो साहब। वो तो हाजी बन चुका था, मौलाना, माफ करना हाजी तो नहीं होगा लेकिन मौलाना था, अपना अपना तस्वीर वस्वीर पढ़ के तबलीगों में जा रहा था। उसको जैसे ही पता चला कि उत्तर प्रदेश में माहौल थोड़ा बिगड़ने वाला है, माहौल सुधरने वाला वर्ड नहीं है, माहौल बिगड़ने वाला है, मतलब योगी जी का जो है अब खेल हो सकता है, तो कहने ले चलो अब मैं अब अपने पुराने धंधे पे तमंचे उमंचे निकाल लो, हथियार वथियार। अब वो बात एसटीएफ को पता चलेगी, भाई इसके निकल गए, तो उन्होंने उसको भेज दिया वहां जहां उसको जाना चाहिए। तो ये जो अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से जंतर मंतर पे खेल हुआ, और केजरीवाल कितना खतरनाक खेल खेल रहा है सर। आप ये सोचिए कि जो भुल्लर का ट्रांसफर आप कर रहे हो कमिश्नर का, सिर्फ इसलिए
कि और ये देखिए ट्रांसफर आप शांति से 15 दिन 20 दिन बाद कर सकते थे। समझदार सरकारें ऐसा ही करती हैं। नहीं समझदार भी और इसमें तो समझदार सरकारें अकेला ट्रांसफर नहीं करती हैं, फिर समझदार आप सरकारें पास पूरी कर लिस्ट सकते थे निकाल के पूरा। उसमें करती हैं। उसमें लग देते आप, उसमें से बहुत सारों में एक ये भी हो जाता, लेकिन नहीं, वो ये दिखाना चाह रहे थे। वो समझदार सरकार नहीं, वो समझदार और बेवकूफी की बात नहीं सर, वो ये मैसेज देना चाह रहा था। क्योंकि मैंने इस पे एक प्रोग्राम किया और चूंकि मैंने करीबन 12 किताबें सिर्फ टेररिज्म की निकाली उस दिन, पंजाब में जो टेररिज्म का था, और उन सब में चाहे वो बीरबल नाथ का हो जो आईपीएस फिर बाद में डीजीपी हुआ, डीजीपी उस वक्त डीजीपी था 80s के दौर में, और उसके बाद वो बीएसएफ का भी रहा, सीआरपीएफ का भी रहा। इसके अलावा अभी रमेश इंदर सिंह का अभी 2 साल पहले आई, इस बार तो उसके बहुत इंटरव्यू अब लिए गए जब सतलुज आई, और खुद केपीएस गिल का। उन सबके इंटरव्यू में ये साफ बात है कि पहले सरकार की रिट तोड़ी जाती है, और दिखाया उन्होंने, लिखा कि लोगों को सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खास तौर पे खुद से पुलिस अधिकारियों का मनोबल तोड़ा। उसके बाद वो पीछे हट गए। भाई डीआईजी अटवाल की डेड बॉडी वहां पड़ी है, और उसका जूनियर मतलब डीआईजी अटवाल साहब वहां, उनकी एस अटवाल साहब की बॉडी वहां पड़ी है सराय पे, वहां मतलब स्वर्ण मंदिर के बाहर, और वो पूछ रहा है दरबारा सिंह से कि मैं क्या करूं, है मतलब मुख्यमंत्री से आईपीएस ये पूछेगा एसएसपी। उसके बाद वो दरबारा सिंह उसको फोन कर रहा है किसको, पीसी अलेक्जेंडर को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, कि साहब वो क्या करना है आप ये बताइए, ऐसा हो गया है, अंदर घुस जाए क्या पुलिस। वो कह रहा है कि अभी रुकिए, क्योंकि देश की प्रधानमंत्री राजस्थान में है। 2 घंटे वो वहां से संपर्क करके फिर कहा जाता है कि वो दरबारा सिंह बहुत गुस्से में फिर वापस फोन करता है पुलिस के एसएसपी को कि नहीं अंदर नहीं घुसना किसी भी हालत में। तो वो लाश मांगते हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी, ये उस तरफ ले जा रहा है, क्योंकि जो आदमी आए हैं, और सब पे केस चलने वाला था, आप पे, हम लोगों पे, तो मुझे पता नहीं आपने किया या नहीं, वो जंतर मंतर पर आतंकी गए, क्योंकि मैं तो खबर में करता हूं और मैं तो खबरें देखता रहता हूं। तो जैसे ही मैंने देखा यार आईजी बोला या नहीं, पहले मैंने ये देखा मतलब कमिश्नर ने बाइट दी या नहीं, क्योंकि कोई लिख देगा उससे काम नहीं होता। तो मैंने देखा आईजी ने खुद से बताया कि इनमें से 9 लोग बाकायदा वहां गए, उनको पेट्रोल बम प्रोवाइड भी किया गए। भुल्लर ने खुद ने अपने, वो कमिश्नर पुलिस है वो। हाँ उन्हीं की तो मैं कह रहा हूँ, कमिश्नर ऑफ पुलिस की तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले उनकी बाइट सुनी, उसके बाद मैंने ये खबर चलाई। उसके बाद वो कल धमकी दी, परसों उन्होंने जब ये किया तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने धमकियां, आपने देखा नहीं होगा, वो ट्विटर पर लग गए कि जिन्होंने इस तरह की खबर चलाई उनको जवाब देना पड़ेगा। अरे उसकी तो बाइट है यार, तू क्या जवाब देगा। और चूंकि आपने तीसरे दिन किया, आपको बेवकूफी को इतनी समझ में नहीं आई कि तब तक ये जो रिपोर्ट है ये सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ शेयर हो चुकी होगी, तो तुम कहीं से किसी पे मुकदमा ही नहीं कर सकते। दरअसल ये एक बहुत ही अरविंद केजरीवाल इस राजनीति में अराजकता या एक जो सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं, जो इस देश को टुकड़ों में तोड़े, सबसे बढ़िया और विलक्षण कृति है। वो अपने बाप ऐसे ही पैदा करते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर अब आ भी जाने वाले सब नवरात्रे में जब आएंगे तो आपको मालूम है हम लोग कितने बार पढ़ते हैं रक्त बीज को, कितनी बार पढ़ते हैं। तो उतनी बार उसको जो है माँ जब तक उसका संहार नहीं करती है उसके लिए तो आपको स्पेशली करना पड़ता है। ये राजनीतिक रक्त बीज पैदा हो, ऐसे ही झूठे पैदा कर रहा है, ऐसे जो झूठ बोल रहे हैं, जो अपने विजय पटेल को ब्लॉक कर रहे, 1-2 और वेबसाइट है उनको ब्लॉक कर रहे, और वो सीधा रोज खोल रही है कि तुम विदेशी पैसों पे पलने वाले। अच्छा एक बात बताइए, 1 लाख ही मान लो है किराया महीना, तो आप ऐसा क्या जादू से पैसा पैदा करते हो। 1 लाख रुपए महीना किराया वो देता है सर। हम लोग अगर एक बहुत वो देखें, बहुत ही रॉ आइडिया लगाते हैं, तो 10 से 12% ही आप अपनी सैलरी का किराए में देते हैं महीने का, अगर आप रहते हो। तो ये कौन सा मतलब सीईओ हो गया था क्या किसी न्यूज चैनल का, किसकी अच्छा एक सैलरी। इसमें ये केजरीवाल ने इस राउंड में राहुल गांधी के ऊपर तो स्कोर कर दिया है। मतलब इस राउंड में तो केजरीवाल ने राहुल गांधी को पीछे छोड़ दिया। अब राहुल गांधी जो है वो मेकअप करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उस कोशिश में वो जगह-जगह जा रहे हैं। पहले जा रहे थे, अगर बीच में 30 दिन गायब नहीं हो जाते, तो शायद ये सीजेपी भी नहीं करता केजरीवाल। सीजेपी करके उसने जो है राहुल गांधी को टोटल आउट कर दिया सीन से। तो अब वो कल प्रयागराज गए थे, और प्रयागराज में तरह-तरह की बातें कर रहे थे। वो तो आजकल जो है वो मोदी जी को कह रहे हैं कि साहब 56 इंच का बंदर।
और ये जो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है ना, वो अत्यधिक विशस होते जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हाँ, ना, ज्यादा विशस। ज्यादा। बहुत अधिक। अब पहले ही वो कह सकते हैं कि निराश हुए, फिर वो हताश हुए, और फिर वो आक्रामक हुए, अब वो विशस हो गए हैं, वायलेंट कब हो जाएंगे पता नहीं। ये पूरी लाइन है। हमारे जो रोम प्रकाश राजभर जी हैं, उन्होंने एक नई चीज़ हाईलाइट की उसमें, और उन्होंने कहा कि साहब कि 5,000 लोग आए, उन्होंने 25,000 लोग कहा था समाजवादी पार्टी से, समाजवादी पार्टी ने अपने 25,000 लोग नहीं भेजे, क्योंकि वो जो है अगर 25,000 भेज देते और ये बम्पर अगर 30,000 हो जाते तो निश्चित रूप से 1.5 लाख की क्लेम होती। 5,000 हैं तो 20,000 की क्लेम है। तो फिर उनका जो 200 का डिमांड है, वो जो 200 की उनकी मांग है, वो मजबूत हो जाती। अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप साहब? थोड़ा आप इसका निचोड़ निकालिए। दरअसल सर बड़ा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि बीजेपी ने एक नया डेवलप किया है एक सिस्टम यूपी में। वो अब जो भी उसको कहना होता है वो खुद नहीं कहते, उसको मालूम है कि ओम प्रकाश राजभर से पुरानी, दरअसल लड़ाई ज्यादा पुरानी होती है ना सर। जो कहते हैं कि सत्ता में चूंकि जब उसको हटाया था, इससे गाड़ी ले ली थी बेचारे से, तो ये तब से आज तक नाराज है ना। ये ये उनको भी ऐसे ही बोलता है और उनके साथ भी बोलता है। कांग्रेस ने अभी 120 सीटों के करीब की डिमांड रखी थी, और कांग्रेस ने इस बात के लिए एक नया आदमी ढूंढा जो देवी देवताओं को गाली देता हुआ पाया गया, जो सब चीजें उसको आयातित किया गया, याद होगा राजेंद्र पाल गौतम, उसको लाया गया और उसको स्पेशली अब इसको यूपी का इंचार्ज बनाया गया, और बड़ी खुशी के मारे वो जो है सारी चीजें करता हुआ घूम रहा। तो उसने सबसे पहला काम किया कि चुनाव बराबरी की लड़ाई पे होंगे। बराबरी की लड़ाई तो 201 सीट है। पिछली बार सपा जो है इस बात को पछताती है कि उसने अखिलेश यादव ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उनको सीट ज्यादा दे दी थी, याद है सर, उस पूरे चुनाव में। और लोकसभा चुनाव में भी ये कहा गया कि इनको ज्यादा सीट दी गई, इनकी इतनी हैसियत नहीं है इन सीटों पर लड़ने की, राजनीतिक तौर पर झंडा और डंडा खत्म हो चुका कांग्रेस का बहुत सारे हिस्सों में। लेकिन कांग्रेस की असली लड़ाई, ओम प्रकाश राजभर जो इशारा कर रहे थे, मैं उस बात को इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो बेचारे ज्यादा उसमें थे। इनकी असली लड़ाई ये है सर, अब कांग्रेस ये गिड़गिड़ा रही है कि जो 75 जिले हैं, हमको हर जिले में कम से कम एक सीट दे दो। मतलब 100 सीट अभी वो लड़ेंगी, 100 सीट मांग रही है, और 100 सीट मुझे लगता है 105 सीट के करीब का पिछली बार का हिसाब था, तो 105 या 100 के करीब। 114 था शायद पिछली बार वो जब लड़े थे हाँ, साथ साथ। 105 से 114। मैंने वही कहा कि कुछ इन्होंने फ्रेंडली फाइट की थी, एक दो सीटों पे कुछ ऐसा हुआ था, किसी पे कैंडिडेट वापस हुए थे, इस तरह हुआ था। लेकिन 105 या 107 का शुरुआती दौर, फिर बाद में प्रियंका गांधी के कहने पर और सीटें हुई थी। अब ये माना जा रहा है कि साहब आप 100 सीटें अगर आप लड़ेंगे तो उनमें से 75 जिलों में हमको दे दें, क्योंकि इनको 9 या 14 जिलों में एक भी कैंडिडेट नहीं, इनका झंडा डंडा ही गायब था उन जगह पर, उन जिलों में था ही नहीं। तो उनकी लड़ाई ये है, उनकी लड़ाई 200 मांगना नहीं है, क्योंकि 200 तो वो भी जानते हैं इससे ज्यादा मुंह खोलेंगे तो भगा ही देंगे ये लोग। अभी देखिए राहुल गांधी एक अभी अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए हैं कि वो यहाँ यूपी में एक खो गई कहानी है जिसका कोई सीरा नहीं है, क्योंकि उनके परिवार के साथ रायबरेली और फला के सर, वो जो राजनीति होती है कि साहब हम तो इसी परिवार को देंगे, मिट्टी के गड्ढे हों, फला के गड्ढे हों, ये वहां की कहानी नहीं, ये है हम लोगों की मेंटेलिटी में है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। क्योंकि मुझे याद है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ से चरण सिंह जी का बागपत था ना सर, मुझे कई बार शाम से उधर जाना पड़ता था, तो पहले गाड़ी ऐसे जाती थी सड़क के अंदर गड्ढे के अंदर, फिर गाड़ी ऐसे आती थी गड्ढे से ऊपर, फिर गाड़ी ऐसे जाती थी, फिर ऐसे आती थी। मतलब हम बागपत कवर करने के लिए 2-2.5 घंटे हो जाते थे, मुश्किल से 20-30 किलोमीटर बैठता है दिल्ली से। तो ये सब चीजें रही, लेकिन वोट मिलती रही। कहने भाई वोट तो चौधरी साहब को देंगे, गड्ढे कहने गाड़ी चाहे गड्ढे में अंदर चली जा। हम लोग तो बहुत इंटरव्यू लेते थे, तो मतलब बड़ा मजा आता है बागपत। मैंने 1999 से आज तक मैं हर चुनाव में गया बागपत के, ये मेरा रिकॉर्ड है बागपत को लेके है। तो मैं जब जाता था तो मैं वहां जरूर जाता हूँ जहां वो उनके जो एक मेन गांव है वहां छपरोली में। तो मैं जैसे पूछता हूँ तो वो कहता है, तो वो आज तक वही बोलता है बूढ़ा बेचारा, कहने लगा जी वो तो आओगा तो सपने में ही, क्या होगा भाई आना सा बालक दे रखा,
वोट तो इसे देनी जी, सड़क पटक की बात नहीं करनी। तो वही हालत इनकी थी साहब। रायबरेली में मैं जब गया था, नोएडा और अमेठी, जब ये लोग थे, देखिए ये भी अंतर देखिए, जब ये लोग थे 2014 में, तो मुझे आज भी याद है, और वो नेट पे पड़ा है, दर्शक खुद देख सकते हैं कि जो अमेठी को और रायबरेली को सड़क जोड़ रही थी, वो सड़क पे इतने गहरे गड्ढे थे, सड़क उधड़ी हुई थी। तो मैंने वो वॉक थ्रू वहां से पीस टू यही किया था कि ये हिंदुस्तान के अंदर अगर ताकत का कोई शब्द है तो ये दो ताकत को जोड़ती है। एक तरफ युवराज है, एक तरफ राजमाता है, एक पार्टी, उन दोनों की कॉन्स्टेंसी जुड़ रही है, और उस पर गड्ढे में जा रहे हो आप। उस सड़क से किया था और अभी वो बेहतर किया गया। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को मालूम है कि उसको ये, लेकिन जब कई बार मुझे लगता है कि हमें ये जो अपने राहुल गांधी हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस वहां नहीं है। ये जो सीटें मिली हैं इनको, ये सीटें इसलिए मिली हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उसका फायदा उठाया और उसने साथ में जोड़ा। और देखिए डिवीजन से बचती है, क्योंकि कांग्रेस के पास 2.3% वोट है अभी, जो पिछली बार का विधानसभा का 2.3 या कुछ का। क्योंकि जो लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो ऐसी लड़ी थी कि 399 सीटों पे जमानत जब्त करा दी थी उसने, रिकॉर्ड बना दिया था उसने। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो 200 वाली बात है। लेकिन हाँ, ओम प्रकाश राजभर जो है जितना इशारा कर रहे थे वो बात तो सही कह रहे। मेरा भी ये मानना था कि भाई पूरी पार्टियों के, जिस तरह इन्होंने जंतर मंतर पर 20 तारीख के लिए सारी पार्टियों ने जान झोंक के लोग भेजे थे ताकि वो भीड़ दिखा सके। भाई दीपके को तो लास्ट तक नहीं पता था, और दीपके ने तो जो लिख के दे रखा उसने, भाई वो तो सारा साइन उस पर ही होता है कि जो लोग इसमें आएंगे, जो लोग हिस्सा लेने आएंगे, उनको संभालना मेरी जिम्मेदारी होती है। ये तो आपकी तरफ से जो आपने परमिशन लेटर लिया हुआ वो है, उसी को लेके तो सुप्रीम कोर्ट गए हुए लोग कि साहब इनको अकाउंटेबिलिटी तय करो। तो ये जो भीड़ थी वो तो उनकी थी नहीं, तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बेचारों की, उनके कहने पे कौन सुन रहा था? वो तो वहां किसी और एजेंडे से आई थी। इसी तरह से कल उनको उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी भेज देगी या वो होगी, तो कुछ तो भेजे होंगे सर। क्योंकि एक वो लड़का जो आपको याद होगा मंच पे कह रहा था कि मेरी माताजी ने जमीन बेच दी, मैं बीएड किया हूँ, 4 साल हो गया, मैंने फला पता नहीं कौन कौन से एग्जाम उसने निकाल लिए, पटना में हूं। तो मैंने कहा यार इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो मंच पे पकड़ा जाए। अच्छा, वो उसको मालूम था कि राहुल गांधी तो पकड़ नहीं सकता मेरा झूठ, क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा बेचारे को कि कैसे पकड़ेगा। पवन खेड़ा इसको ये सारी चीज बता नहीं सकता, क्योंकि पवन खेड़ा को नहीं पता होगा बेचारे को, उसने इतने सालों तक सब काम करके भी। क्योंकि उसने कहा कि पिछले 4 सालों से मैं खाली बैठा हूं क्योंकि एग्जाम नहीं हुआ। टीआरई जिससे उसका रिलेशन है, चूंकि वो उसने बीएड बताया सर, इसीलिए बता रहा हूं। टीआरई 1 परीक्षा हुई 2023 को, अगस्त 2023 में, 24 से 26 अगस्त का टाइम था। 1,70,000 1,70,000 से अभी हाल फिलहाल में किसी एक राज्य में एक साथ इतने टीचर भर्ती नहीं होंगे जितने हुए। नवंबर 2023 के आसपास से ज्वाइनिंग शुरू हो गई थी, उनकी काउंसलिंग हो गई। टीआरई 2 दिसंबर 2023 ये हुई, 15-16 दिसंबर को सर, 7 से लेके 15-16 दिसंबर तक हुई। इसमें हजारों पद भरे गए। टीआरई 3 ये हुई 2024 में, प्रारंभिक तारीख इसकी मार्च में थी, फिर री एग्जाम हुआ सर 19 से 22 जुलाई 2024 में, 87,000 पद भरे गए। रिजल्ट 2024-25 में आ गया, अलॉटमेंट 2025 में हो गया, शिक्षक ज्वाइन कर चुके, पढ़ा रहे हैं। आपको याद होगा एक लेडी जो पूरा मुंह ढक के आई थी, याद है ना, जिसको नीतीश कुमार जो हो गए थे वो, हाँ, उसका वो हटा दिया था बता दिए। हिजाब। तो हाँ, तो ये सारी भर्तियां ही तो थी, वो भर्तियों के ही तो लोग आ रहे। और उसके बाद टीआरई 4 अभी होना है 22 सितंबर को, 22 से 27 तक 5 दिन चलना है। तो वो झूठ उसके सामने, अब उसको पता तो हो, अब उसने उसको कह रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तू सच बोल और बोल, चिंता मत कर, मैं हूं ना। मुझे भी पहले वो होता नर्वस, अरे वो झूठ बोल रहा है भाई, झूठ बोलने में वो अपने शब्द खोज रहा, तुझे लग रहा है वो नर्वस हो रहा। मतलब वो सब इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एक बात उसने बहुत अच्छी कही केजरीवाल के साथ ना, कि भाई राहुल गांधी का ये जो है कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों। और वो कह रहा कि हम क्यों बैठे विपक्ष के साथ, बहुत अच्छी लाइन है। कह रहा कि अरे वो साथ में छुरा लेके बैठा हुआ मानने के लिए, तो हमारा कैसे साथ हो जाएगा। वो सबको कह रहा है, खुद केजरीवाल ही कह रहा है ये बात कि वो छुरा लिए बैठा है। तो ये सारी लड़ाइयां इसीलिए इम्पैक्ट नहीं छोड़ रही हैं, वरना मुद्दे हैं। देखिए मुद्दे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं,
कि यूपी से लेके सब राज्यों में अब ये प्रॉब्लम तो आने लगी कि एरोगेंस जो है सर्वोच्च स्तर पर चली गई। नेताओं का संवाद खत्म हो गया इनके, जो अभी भी कंधों पे मोदी जी के और या अमित शाह जी के कंधे पर ही है पूरी ताकत जो भी है। बाकी तो वो सब लोग उधर वो गडकरी अपनी गणित उड़ाने में लगा हुआ, तो इधर यूपी में ये लोग थोड़ा कंफर्टेबल केवल योगी जी के कारण है, वरना तो बिहार में तो सम्राट चौधरी ने लुटिया डुबो दी आते ही। दरअसल यूपी में अभी योगी के चेहरे पे है, और अभी भी यूपी में योगी जी का कोई वो नहीं है, मतलब विकल्प नहीं है। सीधी सी बात अगर हम लोग कहें तो ये विकल्प नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि इन लोगों को मोमेंटम जिस तरह वो बना रहे हैं और जिस तरह की गलतियां आपको दिल्ली में दिख रही हैं और जो हो रही, वो मुझे लगता है कि इतना इजी अब वहां तक होते होते नहीं होगा। हालांकि हम तो ये मान के ही चल रहे हैं कि भाई अभी कोई सरकार को कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग फील्ड में तो है नहीं। 5 से 50 का जो अंतर है, आप ये समझिए कि जो 5 से 25 हो गया जो रिश्वत का रेट, और आप ये सोचिए सर एक ही हाईवे है। मैं तो हैरान होता हूँ कि अलग अलग हाईवे आप बना रहे हो और वो हाईवे धड़ाधड़ टूटे जाते हैं, लोग उनके वीडियो बना रहे, तुम पंखे लगा के सड़कें सुखा रहे हो, और उसी आदमी को फिर वापस दे रहे हो, जो बीजेपी का सांसद है उसी के भाई को फिर एक और टेंडर दे रहे हो। तो ये सब चीजें दिख तो रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पिच कहां करेंगी, कैसे करेंगी, क्या सुरक्षा का मुद्दा इनसे बड़ा हो जाएगा या छोटा होगा, है ना। जो जॉब है वो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि योगी अपना काम नहीं कर रहे, योगी लगभग सारे जिलों का दौरा अब तक खत्म कर चुके, अगर आप देखा जाए। कल भी वो, और सबसे बड़ी बात है कि योगी एक गलती नहीं कर रहे, जो बीजेपी का हाईकमान ने, मुझे लगता है, लेकिन अभी लोकप्रियता भारी है तो अभी उस पर कोई कुछ कह नहीं सकता। दरअसल होता क्या है कि आप अपने कोर वोटर को जब नाराज करते हैं ना सर, तो वो उस दिन पता नहीं चलता आपको कि वो दिन कब आएगा, जब संकट के समय पे जो स्विंग वोटर है वो तो स्विंग ही हो जाता है तुरंत, वो तो हवा में उड़ जाता है, गुम हो जाता है। आपका कोर वोटर भी आपका साथ छोड़ देता है। यूपी में सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा का कोर वोटर को बाबा ने अभी छोड़ा नहीं, ये सबसे बड़ी बात। आप देखेंगे कि जो एनकाउंटर है, जो भी क्रिमिनल है उसका एनकाउंटर कंटिन्यू है। कल भी एक बच्ची के साथ रेप करने वाले का एनकाउंटर हुआ, उसने बड़ा विभत्स तरीके से रेप किया था, उसको अपना निपटा दिया। उससे पहले आपको मैंने बताया ये मारा गया, फुरकान मारा गया। इससे पहले 2 लोग और कंटिन्यू। बाबा का कहना यह है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और बाबा अपने फुरकान मियाँ जो थे वो एकदम से चौकस हो गए थे कि अब बस मामला ठीक हो गया है। हाँ, अब तो आ गए। फुरकान मियाँ को लगा कि अब तो हम आ गए हैं, क्योंकि फुरकान मियाँ से थानेदार पूछते थे भाईजान कैसे हो, उस दौर में तो, क्योंकि वो तो भाईजान थे ना भाई, और उस समय तो सरकार थी। आप ये सोचिए, इस आदमी ने दिन दहाड़े गोली मारी थी विनोद शुक्ला, कह के मारी, विनोद गुप्ता या बंसल थे, सीधा 2013। उसी के बाद फिर इसकी का, चूंकि जो सरगना था इस गैंग का वो मुकीम काला था, फिर उसने मारी 2 बार, फिर आगे इसने मारी जमानत। मतलब हालत ये कर दी थी कि वहां से रात में लोग भाग गए, परिवार छोड़ के, क्योंकि वहां वैसे भी भाई 80% तो वैसे ही मुस्लिम है वहां, 20% की तो जो हालत दांतों में जीभ की है वो उनकी वहां थी, तो वो हालत। लेकिन योगी ने वहां जाके, और चूंकि वो जगह वहां है सर, आपको मालूम है इस घटना के बाद वहां अमित शाह ने घर घर जाके पर्चे बांटे थे प्रतीकात्मक घरों पे, हिंदू पलायन के 2016-14 के चुनाव में। लोगों को ये बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है 2017 में, हाँ 2017 के चुनाव के लिए, तो इसीलिए वो योगी कम से कम अपने लोगों को, अभी जैसे वो उन्होंने साफ कहा, अभी जो है आज वो अपना आराम से, कल भी पुष्प वर्षा कर रहे अपने कांवड़ियों पे। इस बार कांवड़ियों पे स्पेशल टारगेट था, जो राणा या यूब और ये शेरवानी जो ये जो एजेंडा लेके घूमती हैं, उस एजेंडे में इस बार बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, जो खासतौर से राइट विंग का, लेफ्ट विंग का, राइट विंग के नाम से जो पैसे खाते हैं, उन लोगों ने, बहुत सारों ने कहा। मैं तो आपको बता ही रहा था, उसमें एक 100 नाम धन्य पत्रकार जो लल्लन टॉप में तमाम जगह पर, और योगी और तमाम जगह नेतागिरों के साथ घूमता हुआ कह रहा है कि साहब बिहार में तो ऐसा नहीं होता, देवघर से यहाँ जाता है भाई, यहाँ 5.5 करोड़ लोग जाते हैं, 4 करोड़, समझ गए। कभी समझ भी नहीं पाएगा जिंदगी में, अंतर समझ पाएगा तो पत्रकार होगा ना। दरअसल वो सब लोग इस कांवड़ को वो करना चाहते हैं, मतलब कि भाई एक बड़ा ऐसा
हल्ला गुल्ला है। उसमें अजीत अंजुम ने एक डाल दिया कि साहब ये देखिए इनको कुछ नहीं कहना। तो मैंने कहा क्या कहना चाहता है वो, लिखना इस पे, कहना क्या चाहता है तो बता भाई। अबे वो नाच रहे हैं, शादी में नाचते हैं, उनको क्या लिखेगा तू? तू उनका मतलब तू उसका हमास की पार्टी से मुकाबला कर लेगा? शादी की शादी के, अरे वो दारू नहीं पी रहे, किसी को धमकी नहीं दे रहे, नाच रहे हैं, बाबा के गाने चल रहे। अभी मेरे घर के सामने से सर अब 2 दिन यही चलेगा मुझे, उसमें वो कहा कि ये ले सारे जैसे लोग इधर एक्टिव हो गए हैं। इस समय सबसे अधिक धर्म और अनुष्ठान के कार्य कहीं हो रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। हाँ वो तो सर उसकी अब कोई बात ही नहीं कर रहा। नहीं, उससे तो वहां उसने बदल दिया भाई। उस सिद्दीकुल्ला चौधरी को और इरफान अली याद होगा सर 2007 को नवंबर में जब उसको क्या नाम, उसके घर सुबह ही पुलिस पहुंचती है कि चलिए, और जयपुर भेज देती है क्योंकि उसको दिल्ली आना था, लेकिन पहली फ्लाइट जयपुर की खड़ी थी वहां। तो उन्होंने कहा इसी में निकल उसको तस्लीमा नसरीन को, है ना, क्योंकि पहले 2 दिन में पूरा पार्क सर्कल जला के उन्होंने कर दिया था, पूरे पार्क सर्कल को नरक कर दिया था पूरा। और कम्युनिस्ट पार्टी जो अभिव्यक्ति और फला व्यक्ति जो बताती है, उन्होंने दोनों ने उठाया सुबह ही कि भाई आपका जाना जरूरी। वो बेचारी कह रही है आंख खोल के कि मैं दिल्ली चली जाऊं, कह रहे दिल्ली विल्ली नहीं, जो फ्लाइट पहली वही, उसको रवाना कर दिया पहली फ्लाइट में। अभी वो वहां गई 1 अगस्त को, और मुख्यमंत्री कह के गए, मुख्यमंत्री को कोई आमंत्रण शुरू में देने का नहीं था। तो जब वो रिश्वत लेने लगे, उनको पता चला, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी आ सकता हूं। उन्होंने कहा अरे यार ये क्या बात होगी, मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री ने उसको जानबूझ के दिया। शुभेंदु ने उसको गुलदस्ता दे के कहा कि अब ये वो या राज नहीं है, इशारा भी किया कि जिसको बोलना है जो बोले, लेकिन दायरे में। और वो सिद्दीकुल्ला चौधरी जिसने उस समय हंगामा उतार दिया था, वो 2 दिन बाद बाइट देता घूम रहा था कि भाई देखिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए, लोग इससे जो है, वरना पहले तो वो आग लगा रहा था, उसको पता है। अब आप देखिए, आपने दोबारा सुना मस्जिद पे कितने शुक्रवार गुजर गए उस दिन के बाद, जरा बताइए। वहां तो दिल्ली आपके कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, मस्जिद पे कोई भी आप जो है वो पोंगे नहीं लगा पाएंगे। नहीं वो तो छोड़ दीजिए, वो जो एयरपोर्ट मस्जिद जिसकी वजह से जो हाँ। कोलकाता जैसा एयरपोर्ट, आप उसको आप इतने सालों से इसलिए पेंडिंग पड़ा है क्योंकि एक आदमी ने वहां मस्जिद बना दी, वहां 15 आदमी उनको लेके जाती थी सीआईएसएफ, है ना, फिर लेके वापस आती थी राजाओं की तरह कि पढ़ लीजिए नमाज फिर वापस चलिए जी साहब, यही काम था उसका। अभी क्या है, उनने कहा हटेगी, तो उसने सिद्दीकुल्ला ने कहा आ जाओ 1 करोड़ लोग और ये कर दो वो कर दो, उसको पटाखे बंद कर दिया, कहने लगे ज्यादा बोलना नहीं है। वहीं बैठे हुए 20 आदमी, तो उसके बाद वो बाइट दे रहा, भाई देखो बिरयानी बनने में तो टाइम लगेगा, चाय अभी मिल रही है, जिनको बिरयानी खाना है उनको इंतजार करना पड़ेगा, नहीं तो चाय पी के जा सकते हो गया खत्म। सिद्दीकुल्ला खुद ही कह रहा था कि भाई हो गया, चाय पी ली खत्म हो गया। अब उसके बाद अगले हफ्ते क्यों नहीं आया वो, क्योंकि वहां पता चल गया, कान में समझा दिया गया कि ये कान वान सब नहीं रहेंगे, सुनने की ज्यादा इजाजत नहीं है। तो आप देखो बंगाल में जो हो रहा वो तो वैसे भी अद्भुत हो रहा सर। ममता बनर्जी ने 2024 में 23 में जब ये वो निकालना चाह रहा था 21-22 में अपना शुभेंदु तिरंगा यात्रा अपने शहर, मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नंदीग्राम में, रोक लगा दी पुलिस ने, जबरदस्ती पूरा इलाका घेरा, इसको नहीं करने दिया। अभी 3 दिन पहले उसी दिन पे 10,000 लोगों के साथ तिरंगे के साथ पूरी बड़ी यात्रा वहीं से निकाली, याद दिलाने के लिए कि याद है ना यहीं रोका था आपने। इसके अलावा तस्लीमा नसरीन ने कहा भाई ये मेरा घर है, और वो तो देखिए तस्लीमा नसरीन ऐसा थोड़ी वो हिंदुओं को छोड़ती है, वो तो सबके लिए ऐसे ही बोलती है। और कोई बहुत, मैं तो उसको बहुत वो बोलती है, हाँ, वो बोलती है। इसलिए नहीं कह सकते कि आप उसको, वो कल को इचिंग करेगी इनको भी, लेकिन ठीक है ना, आप एक गुंडई से आगे झुके नहीं ना भाई। मैं उसके राइटर सीधी सी को बात है कि यदि आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं तो फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो यही है ना। हाँ भाई और ठीक है, दायरे की हम बात है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो लेफ्ट वाले बोलते हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। हाँ है, हमारा जो संविधान है वो बोलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवाज सॉवरेनिटी रखिए। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, हाँ वो तो सिक्योरिटी ठीक ऑफ द स्टेट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, रिलेशंस विद फ्रेंडली नेशंस, जी डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, पब्लिक ऑर्डर, भाई, वो इंसाइटमेंट टू रीजनल ऑफेंस। ये सारे जो हैं इनमें आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सब तो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस है उसके पास। तो लेकिन
ये तो सबसे बड़ी बात ये थी कि आप किसी से झुक के कर रहे थे, आप डर के कर रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे। विकास रंजन भट्टाचार्य उस समय तो वो उसने याद होगा आपको धर्मतला और उसपे बीफ खाया और वहां पूरा नाटक किया, तो उसने कहा ठीक है खाओ। ममता बनर्जी और वो अभी उसके घर रोज जा रहे थे वो लोग बीजेपी वाले, वो सुअर का मांस ले जाके उसके घर रोज 1 महीने तक रोज खटखटाया कि आ जाओ पार्टी, आपने तो कहा था स्वतंत्रता है, बाहर नहीं निकला वो घर के, वो कहानी सुना रहा। अभी कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा कि एक बात बताइए, अगर बच्चे वंदे मातरम गा लेंगे तो आसमान टूट पड़ेगा क्या? अभी ये लोग पहुंच गए थे ना, क्योंकि वंदे मातरम सब गा रहे, लेकिन पेट में तो दर्द सबके हो रहा। तो वो जब कोर्ट में, अभी 3 दिन पहले की बात है, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने पूछा, उसने जब डीबी में थे कि यार अगर वंदे मातरम गा लेंगे तो उससे आसमान टूट जाएगा। तो वो गोपाल शंकर नारायणी लड़ रहे थे वहां से, शंकर नारायण ने, उसने कहा कि साहब ऐसा है, कुछ कहानी सुनाने की कोशिश की, तो उसने कहा कि सुनो यार, बड़ा अच्छा कारण दिया। कहने लगे क्रिश्चियन स्कूलों में बच्चे उनकी प्रार्थना गाते हैं तो वो वही हो जाते हैं। मैं अगर किसी धर्म की प्रार्थना यहाँ अगर मैंने कुछ गा दिया तो मैं वो हो जाऊंगा। तो उसके बाद उसको समझ में नहीं आया कि क्या करें। तो कोर्ट भी अब समझ रही है, कोर्ट भी अभी आपको मालूम है। कोर्ट का बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये हुआ है कि देखिए, मैं जब जयपुर डायलॉग्स आरंभ किया था ना, तो उस समय भी हमने कई और जो वकील मित्र इत्यादि थे, तो हमने ये पाया कि साहब के हमारे जो मैटर्स हैं वो कोर्ट में जाते ही नहीं। अच्छा, कोर्ट के डिसीजंस कैसे होते हैं? कोर्ट को वकील असिस्ट करते हैं, तभी तो कोर्ट डिसीजन करता है। तो जब हिंदुओं के केस होंगे ही नहीं न्यायालयों में, तो वो जो हिंदू पक्ष है, हिंदू सिद्धांत है, हिंदू दर्शन है, उस पर कैसे निर्णय देंगे? आखिरकार कैसे पढ़े नहीं, तो वो उसी अंग्रेजी व्यवस्था से हैं। बस नहीं वो इस्लाम में नहीं पढ़े ना सर। वो मैं इस देश में, मुझे फैसलों में, मैं इस बहुत दिनों से इनके फैसले स्टडी करता हूँ। और ये क्या करते हैं, मतलब ये बहुत अच्छा उज्जवल हिंदू होने के लिए, बहुत बढ़िया होने के लिए हिंदू धर्म के सिद्धांतों को इस्लाम पे लागू करते हैं। कहते हैं ये सहिष्णुता। अरे भाई उनका नहीं है। वो जब कहते हैं ना पर्दा, तो याद होगा पर्दे को बोलते हैं कि साहब ये तो विकल्प होना चाहिए, उसकी मर्जी। अरे वो उसका नहीं है, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। अगर तुम उनके पढ़ोगे, तुमने उनका पढ़ा नहीं, तुम उस पर भी इम्पोज कर रहे हो कि सब धर्म बराबर है, सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखे, वो जो कहते रहो, आप जो बताते रहो। तो इसीलिए इनकी दिक्कत ये थी। लेकिन अब कोर्टें समझ रही हैं। आपने देखा होगा हाई कोर्ट्स के ऐसे बहुत सारे फैसले हैं। मैं अब ये बात मानता हूं कि इस देश की हाई कोर्ट तक कम से कम अब आवाज पहुंचने लगी, नीचे की आवाज। और नीचे की आवाज से ज्यादा वो पूरी दुनिया में समझ रहे हैं कि यार एक दिन, सिर्फ एक दिन अफवाह फैली कि वहां खाली हो गया, वो मोरक्को के बराबर में स्योटो, वहां घुस जाओ, सब घुस गए। तो ये समझ गए एक दिन अदालतों में घुस जाएंगे। भाई इतनी सी कहानी को लोग जोड़ नहीं रहे सर। याद कीजिए मालाबार में क्या हुआ था। कोई ये थोड़ा ही हुआ था कि उसने यही तो कहा गया था कि भाई वो हो गया, खिलाफत आ गई है और इसीलिए सबके खिलाफ वो कर दो, अली मुस्लियार और उसके लोगों ने। और उन्होंने कहा कि खिलाफत आएगी, सबसे पहले इन्हीं को काट दो। रेप किए गए, काटा गया। और उसी तरह से वहां क्या हुआ, वहां मोरक्को में ये कह दिया गया कि साहब वो खोल दिए गए हैं बॉर्डर्स और आप जा सकते हो। ये सुनते ही तो जो जो खा रहा था बेचारा अब्दुल, जो भी खा रहा था, वो छोड़ के भागा, कह रहा वही खाएंगे उनके ही 90,000 घुस के वहां। पुलिस ने मारे वारे 24 तो मारे गए शायद, वो बेचारे 7 या 24 थे, और फिर वापस जाना पड़ा उनको बेचारों को, पूरा यूरोप को, और उन्होंने जगा दिया। तो ये जो कोर्ट जाग रही है, ये कोर्ट इसलिए जाग रही है। आप देखो एक बड़ा अच्छा फैसला आया था वहां का, चेन्नई हाई कोर्ट का। और चेन्नई हाई कोर्ट में सबसे बड़ा वो जस्टिस स्वामीनाथन है, वो तो ऐसे फैसले देने में। उसमें क्या हुआ, सगीर अहमद साहब ने कहा, वो जो है हिंदू थे वो साहब, उनको शादी करनी थी किसी, क्योंकि वहां तो, यहाँ तो लोग वैसे कहते हैं जब लड़की शादी कर लेती है हिंदुओं की तो कहते हैं भाई वो तो पति के धर्म में चली गई। लेकिन जैसे ही मुस्लिम लड़की शादी कर लेती है, पति पत्नी के धर्म में चला जाता है। ये भी अलग है यहाँ। मतलब अब उसने कहा, तो सगीर साहब ने कहा कि चलो हम तो मुस्लिम हो गए। उन्होंने कहा भाई हो गए, ठीक है, गजट नोटिफिकेशन भी आ गया। अब होने के बाद उन्होंने क्या किया कि साहब हम मुस्लिम हो गए, इसलिए हमको पिछड़ा मुस्लिम बना दो। हाँ, उन्होंने, उनको है उनको ना, हाँ एससी का फायदा चाहिए था, एससी का। हाँ, उनको क्या कि भाई हमको तो ये दे दो फायदा। तो कुछ तहसीलदार ने कहा नहीं दे सकते भाई, तो उसके खिलाफ चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई तुम मुस्लिम बन गए हो, धर्म बदल गया, हिंदू परंपरा हुआ, वहां क्या कर रहे हो। तो अब वो कोर्ट में आ गई, सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट फैसले दे रही है, अब हाई कोर्ट दे रही दे है। रही नहीं है, अब बहुत अच्छे फैसले आने लगे। हाँ अच्छा, एक ये बताएं कि साहब ये शशि थरूर जो है, वो कह रहे हैं कि साहब कि हम फेल हो गए और हाँ सीजेपी वाले जो है वो
हमसे आगे निकल गए। तो ये क्या है, ऐसे कैसे करते रहते हैं शशि थरूर जी? दरअसल सर शशि थरूर साहब की एक अच्छी बात यह है कि उनको जो है बेचारे 2 घंटे तक बैठ के राहुल गांधी ने, याद कीजिए जनवरी की 2 घंटे की मीटिंग, उन्होंने समझाया भी उनको कि साहब आप, तो उन्होंने कहा होगा कि भाई साहब मैं तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे राज्य में से हूं, तो मैं ही सबसे पढ़ा लिखा भी हूं, तो मुझे मुख्यमंत्री बनाओ। तो उन्होंने बनाया नहीं। तो वो कह रहे जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना तो तुम प्रधानमंत्री कैसे बनोगे? भाई यार ये खेल तो बराबर का होना चाहिए ना। तो जब भी हाँ, मौका बिल्कुल आता है देखिए। तो वो ऐसे और खेलता है। सतीशन जी नायर हैं तो मैं भी नायर हूँ। हाँ और नहीं, दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि सर वो खेलता इस तरह है कि आप, वो नहीं एक गाना था, सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं, है ना? तो वो उस तरह से खेलता है। अब वो कल उसने जो कहा, अब ऐसे देखोगे तो बड़ा हुआ है, उसने कहा भाई अगर किसी छात्र किसी मुद्दे पे सीजेपी से आंदोलन से ज्यादा जुड़ रहे और कांग्रेस का छात्रों की गूंज, उसने राहुल का नाम ही नहीं लिया। तो भाई उन्होंने कहा कि कांग्रेस का छात्रों की गूंज का अभियान इतना असर पैदा नहीं कर पा रहा, तो कांग्रेस को सोचना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा। भाई वो तो सीधा कह रहा कि भाई हमारी आउटरीच और मोबिलाइजेशन में एक अंतर है। अब अगर कोई ये कह रहा हो कि दूसरा, मतलब ऐसे समय में जब राहुल गांधी जो पार्टी की सबसे बड़ी उम्मीद है, और सबसे अच्छी बात यह कि वो बीजेपी की भी सबसे बड़ी उम्मीद है, कांग्रेस की नहीं, बीजेपी की भी सबसे बड़ी उम्मीद राहुल गांधी ही है। क्योंकि जब तक राहुल गांधी है तब तक मोदी जी को भी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि दूसरे आगे क्या करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही बता रहा मैं क्या करूंगा। तो इसीलिए बीजेपी की भी उम्मीद है और कांग्रेस की भी सबसे बड़ी, क्योंकि पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत, इनकी सबसे बड़ी उम्मीद है, रागिनी नायक, इन सब की वो रोज लिखते रहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री, आने वाला प्रधान। मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि क्या क्या यार, आ जाएगा तो शपथ ले लेगा, हम लोग भी आ जाएंगे, हम लोग तो पत्रकार है, हम लोग तो कहेंगे भाई ठीक है भाई बाइट दे दो। तो अब उसने जो है, ओम हमारा ओम प्रकाश राजभर कह रहा है कि राहुल गांधी ने कल के फ्लॉप शो के लिए 30 करोड़ रुपए खर्च किए। 3 महीना उन्होंने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। 20,000 झंडा बैनर पोस्टर से प्रयागराज को पाट दिया गया, लेकिन 5,000 लोग ही आए। उन्हें लगा था कि क्या बोल रहे हैं, हाँ, राहुल गांधी जी के भाई अखिलेश यादव जी, गुड मॉर्निंग। आप राहुल जी के भाई बने घूम रहे हैं, लेकिन भाईचारा निभाना आप जानते नहीं हैं, ऐसा वो नहीं, लगता है। अरे कल कुछ तो छोटे भाई का फर्ज निभा लिए होते। आपके बड़े भाई राहुल गांधी जी कल प्रयागराज आए थे। उन्हें लगा था कि आप अपने युवा गुंडों को भेज देंगे तो 20-25 हजार की भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। ये बेचारे बड़ा राहुल गांधी जी 5,000 लोग भी नहीं जुटा पाए। क्यों धोखा किया आपने उनके साथ? कर देते थोड़ी मदद, आपके बड़े भाई की इज्जत बच जाती। बंदा लिखता बड़ा जोरदार है। मैं यही कह रहा, इसका राइटर अच्छा आ गया कोई, अब पहले तो गड़बड़ था, अब ये अच्छा लाया है ये ढूंढ के, मतलब ये अच्छा है। दूसरा अगर हम अच्छा साहब, सर ये, एक कंस्पिरेसी थ्योरी और चली है, थोड़ा सर उसकी भी चर्चा कर लें। ठीक है, और वो कंस्पिरेसी थ्योरी जो है वो, आज हमारे यहाँ एक वो आता है अखबार राष्ट्रदूत, उस पर प्रमुखता हाँ, से छपी। राजदूत बड़ा बढ़िया अखबार है, क्योंकि उसी की रिपोर्टर थी ना वो, जिसको रेणु मित्तल। है, हाँ, जिसको 1,35,000 कौन से वाले स्वीट में रुकाया गया था। वो मेरे साथ वो इंटरव्यू में कह रही है 2019 में, जब वो सबसे ज्यादा सीट आई सर, इसलिए मैं छोटा सा अवान्तर कर रहा हूँ। मैं भी पूरा देश घूम के गया था और हम लोगों ने एक अलग प्रोग्राम किया मेरे चैनल में, मैं न्यूज नेशन में था, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एडिटर था और उस समय मतलब उसका ब्यूरो हेड था। तो मैंने कहा भाई मेरे सारे रिपोर्टर और हम मिला के लगभग 80-90 हजार किलोमीटर या 1 लाख कितने किलोमीटर घूमे थे। तो हमने कहा कि हमारा जिस दिन वोटिंग काउंटिंग अगले दिन थी, हमने पहले दिन शाम को कहा कि एक प्रोग्राम इस पे करते हैं और अपने चैनल पे दिखाते हैं कि हमारे रिपोर्टर कल के लिए आज क्या बता रहे। भाई ये रिपोर्टर की सबसे बड़ी परीक्षा होती है सर, जब वो अगले दिन के, पॉलिटिकल रिपोर्टर की, जब वो अगले दिन के चुनाव को प्रिडिक्ट करता है। तो बना लिया गया हमारे पास। अब जो एक्सपर्ट बुलाए गए उसमें ये भी बुलाई गई, रेणु मित्तल रे जी मेरे पास होगा रेणु वो। मित्तल जी। हाँ, तो इसने मतलब वहां बातचीत में अजय कुमार हमारा जो एंकर था वो तो माशाल्लाह बहुत ही बड़ा, तो वो सब कह रहे, हम लोगों ने कहा, सारे रिपोर्टर्स ने जितने वहां बैठे थे, सब रिपोर्टर्स ने कहा कि कल जब रिजल्ट खुलेंगे तो बीजेपी सत्ता में बैठी होगी और अच्छे रिजल्ट के साथ बैठी होगी। मैंने भी यही कहा, वो तो रिकॉर्ड पे पड़ा है, सब पे पड़ा है नेट पे, तो इसलिए झूठ तो कोई बोल नहीं सकता। अब उसके बाद ये रेणु मित्तल क्या बोलती है कि 140 सीटों से ज्यादा आ गई ना बीजेपी, तो हम मान जाएंगे। फिर मैंने अगले दिन ट्वीट किया इसको, फिर इसने बेचारी ने माना नहीं, इसने कहा ये कौन है,
मैं तो 1,40,000 के कमरे में रहती हूँ, ये तो 400 रुपए का इसका होटल इसको देता होगा। 1,40,000 वो कौन सा कमरा था जो राजपूत या होटल, कौन सा महंगा होटल था, उसमें है वो सब। उसपे बहुत कहानी हुई थी। राजपूताना। हाँ, उसी में तो कहानी हुई थी बाद में, उसके बिल पेमेंट पे कहानी हुई थी सर, कि अच्छा। राजदूत उस समय ये ढूंढा गया कि यार ये कौन सा एडिटर है, कौन से अखबार में जिसको इतना पैसा कांग्रेस ने दिया रुकने के लिए। मतलब इस तरह की खबरें चली थी सब। तब पता चला कि साहब ये कोई राष्ट्रदूत है। तो मैंने कहा अच्छा ये कहानी है। तो ये आप बता रहे थे प्लीज। तो आज उन्होंने एक पीस डाला है जिसको लेकर हम सब जो है वो उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि साहब क्या जोरदार पीस डाला है। तो उनका ये कहना है कि साहब ये जो अमित शाह जो नहीं आ रहे हैं इतने दिनों से, हाँ उसके पीछे बड़ा भारी कारण है। जी। और कारण ये है कि अब अमित शाह जो है उनको साइडलाइन किया जा रहा है और उधर आपके योगी जी को भी साइडलाइन किया जा रहा है। और उसका जो प्रमाण है वो ये है कि आनंदीबेन ने गोरखपुर में और बोल दिया योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध। तो अब ये बड़ी जबरदस्त कंस्पिरेसी थियरी है कि साहब न केवल योगी जी के विरोध में हैं मोदी जी, अमित शाह के भी विरोध में आ गए। और उसी पे आपने आज शायद ट्वीट भी देखा होगा, आज था या कल था, अखिलेश यादव का, कि अब तो दोनों जा रहे हैं। हाँ वो दोनों जा रहे हैं वो। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सर, मैं आपको ये जो कंस्पिरेसी थ्योरी है इसके बारे में थोड़ा आप बताएं, ये नहीं कहाँ से आती है? नहीं, मैं आपको ये कहूंगा, आपने जो पूछा मैं वही बताऊंगा। आपने पूछा कि कहाँ से आती है, आपने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा। तो मैं जहां से आती है वहां बताता हूँ। दरअसल मेरे गुरुजी ये कहा करते थे, मैं तो पीता वीता नहीं हूँ, तो उन्होंने कहा था कि धीरेन्द्र हमेशा याद रखना, पानी का और उसका संतुलन बराबर होना चाहिए। बिगड़ता है तो दिमाग का लोचा बिगाड़ देता है, फिर जो आप लिख रहे हो वो गलत लिखोगे। तो मुझे लगता है कि कल उसका जो है थोड़ा गड़बड़ हो गया, पानी का संतुलन सही हुआ, कम रह गया है। क्योंकि इस कुछ ये तो बताना चाहिए, कोई रेफरेंस किसी के कहने से अगर ये दे रहा है तो हम तो अभी ये मान रहे। दरअसल दूसरा कारण और भी मैं आपको बताता हूँ सर, यही कहानी नहीं। कल दरअसल ये कहानी कहाँ से उपजी मैं ये बताता हूँ। कल इस देश में जिसमें दाढ़ी से विद्वता आ जाती है, एक ऐसे आदमी का नाम है पुण्य प्रसून वाजपेयी। हाँ, तो कल उसने एक ट्वीट किया, परसों कल किया या परसों, और मैं मतलब वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो मैं उसको जब से समझ रहा हूँ, मुझे बहुत लोग कहते हैं बहुत अच्छा करता है। मैंने कहा ठीक है, तो आप उसका लिखा बोला हुआ पढ़िए। हालांकि मैं भी उसी की परंपरा में आता हूँ, उसको ऐसा लगता है। तो खैर तो वो जो है उसने उसने कहा कि अमित शाह महाराष्ट्र में है और योगी हाँ, दिल्ली में। क्या कहता है? हाँ। अब आप मुझे अरे बताइए, बाप रे मतलब बाप, ये तो देसी मतलब हम सोचा ही नहीं था। हम लोगों ने पाणिनि को मतलब ये मान सकते हैं भाई, उनके सूत्र जो है आज तक अद्भुत है। इसके बाद इसी का लिखा जाएगा। ये जो है ये आदमी जो है पुण्य प्रसून वाजपेयी, इसके सूत्र पत्रकारिता में पीएचडी होंगी इन पे, कि ये आदमी कितने पागलपन की ऊंचे उचान पर कहो के भी इसको लोग ये मानते रहेंगे कि ये पत्रकार है। मतलब उसका क्या रिलेशन है, कुछ समझ ही नहीं पाया। भाई यही समझता होगा, ये इसके समर्थक समझते होंगे कि वो वहां है और ये दिल्ली में है। इस बात मतलब कोई मुझे ये बताइए कि इस बात से मैं समझ ही नहीं पा रहा सर, कि इस बात को मैं जोड़ नहीं पाया। मुझे लग रहा कि इस जो आपका रिपोर्टर जो ये राष्ट्रदूत वाला है, देखिए वो खुला हुआ भी पड़ा है, मैं इसलिए उसको एग्जैक्ट बोल देता हूं। और जबकि इसने लिखा हुआ भी महात्मा गांधी जी का, तभी बोलो जब वो मौन से बेहतर हो। लेकिन ये बिना उसके, और आज का इसका आपको पता नहीं है, कुर्सी खाली करो, युवाओं के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। पता कौन? आज राहुल ने जो किया वो मोदी और ये सबको भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये इसका आज का था, लाखों लोगों ने देख लिया होगा। हाँ ये है इसका ट्वीट 21 घंटे पहले का। सब ठीक है, शाह महाराष्ट्र में, योगी पीएमओ में। अब आप समझ लो। इससे पहला ट्वीट लिखा हुआ, क्या हिलने लगा सिंहासन, प्रयागराज में कार्यक्रम रोक की पूरी तैयारी थी। मतलब आप ये बताइए, तो ये आदमी राष्ट्रदूत वाला बेचारा अगर इससे प्रभावित होकर लिख भी रहा है तो आप उसको क्यों? आदमी नहीं, महिला। अच्छा कौन है, रेणु मित्तल का है क्या ये भी? है? अच्छा तो सब तो माफ करना, मैं
तो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहता कि उन्होंने क्या किया, उनकी योग्यता के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं तो उनका आपको दे दिया, वो ट्वीट पड़ा होगा मेरा 2019 का, मुझे पता नहीं, वो नीचे जाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है सर्च करना, वरना मैं आपको दिखा भी देता। कल सर जो लेजिस्लेटिव बिजनेस में कल 4 बिल इंट्रोड्यूस होंगे। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। दूसरा बिल आएगा द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, इसको श्री जी किशन रेड्डी करेंगे। चौथा केरला अल्टरनेशन ऑफ नेम, इसको श्री अमित शाह टू मूव टू, अरे भाई आ गया, लीव टू इंट्रोड्यूस बिल, समझ गए थे? अमित शाह कल आएंगे, मतलब भाई ये हो गया, मतलब ये तय हो गया सर। मैंने अभी आई थी कॉपी, इसलिए आपके सामने पढ़ दी। द केरला अल्टरनेशन ऑफ द नेम बिल 2617, द श्री अमित शाह टू मूव फॉर लीव, अच्छा टू इंट्रोड्यूस, to leave alter the name of the state, also to introduce the bill. The National Cooperative Development Cooperation Amendment Bill 2020, ये भी अमित शाह पर, लेकिन ये श्री अमित शाह to move for leave to introduce a bill further to amend the National Cooperative Development Corporation Act, also to introduce the bill, ये लिखा हुआ। हाँ, तो 2 बिल कल को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब तो ये वन तो फिर तो ये तो कंस्पिरेसी थियरी गड़बड़ हो गई, खत्म। नहीं सर, उसकी कॉन्स्पिरेसी थियरी रात में ही बनती है, वो फिर सुबह आके छप जाती है, इसमें क्या है? तो मतलब मैं उनके लिए नहीं कहूंगा, वो भद्र महिला हैं, तो मैं उनकी वो जो पहले शब्द पानी वाले हैं वो वापस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं कि वो पानी भी मिलता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो चलिए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। बड़ी बड़ी खतरनाक कंस्पिरेसी थियरीज आ रही हैं, इन पर विचार विमर्श आवश्यक है। तो आज की चर्चा को यहीं पर विराम। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।